नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड जो यूनिट है उसका ये 15वां ई व्याख्यान है। आज हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन, हिंदी में इसको बोलते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन, इंग्लिश में बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर विलयन क्या होते हैं, उभय प्रतिरोधी या बफर विलयन वे विलयन होते हैं जिनकी pH स्थिर होती है तथा इनमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर उनकी pH में कोई परिवर्तन नहीं होता, उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। मतलब वो विलयन जिनमें अगर थोड़ी सी मात्रा में अम्ल डाल दें या थोड़ी सी मात्रा में क्षार डाल दें तो भी विलयन की pH में परिवर्तन ना हो। तो वे विलयन जिनकी pH स्थिर होती है तथा इनमें अम्ल और क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर उसकी pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है या उभय प्रतिरोधी विलयन है, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, सरल उभय प्रतिरोधी विलयन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन वे होते हैं जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने होते हैं। सरल प्रतिरोधी विलयन, सरल उभय प्रतिरोधी विलयन वे विलयन है ये दुर्बल अम्ल तथा अथवा दुर्लभ क्षार से, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, वीक एसिड या वीक बेस से बने होते हैं, से बने लवण होते हैं। जैसे CH3COONH4। अब इसमें ये जो लवण है, ये लवण वीक एसिड, एसिटिक एसिड और वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल से बना हुआ लवण है। तो इसमें दोनों ही वीक हो गए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ है। इसी तरीके से ये NH4 होल थ्राइस PO4, NH4 होल ट्वाइस CO3, ये सारे वीक अम्ल या वीक बेस, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से बने लवण है। ये उभय प्रतिरोधी, इनके विलयन जो होते हैं वे उभय प्रतिरोधी विलयन सरल प्रकृति वाले कहलाते हैं। तो पहली वैरायटी, पहला प्रकार तो ये है कि सरल उभय प्रतिरोधी विलयन दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के बने होते हैं। नंबर 2, दूसरी प्रकार के जो उभय प्रतिरोधी विलयन है, बफर सॉल्यूशन है, वे हैं अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब जैसे नाम से दिख रहा है, इनमें दुर्बल अम्ल व उनके प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण होता है। अम्लीय है तो ये अम्ल से बने होंगे, और हमेशा याद करने की बात यह है कि जो जिस नाम है वो उसी से बना होगा। जैसे अम्लीय है तो अम्ल से, क्षारीय है तो क्षार से बने होंगे। तो अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन, इनमें दुर्बल अम्ल व उसके प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण होता है। दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड और उसका प्रबल क्षार के साथ बना, प्रबल क्षार NaOH के साथ बना लवण सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इनका मिश्रण जो है ये अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन का उदाहरण है। तो अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन या एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इनमें दुर्बल अम्ल व इसके प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण होता है और इसकी pH परास जो है वो 7 से कम होती है। जैसे अम्लीय है तो चूंकि अम्ल की pH 7 से कम होती है, अतः इनकी भी pH रेंज जो है वो 7 से कम होती है। ये उदाहरण है इसका, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, या दूसरा एग्जाम्पल है HCN और KCN, HCN एसिड और इसका KOH के साथ तो KCN इसका लवण। तो ये अम्लीय हो गए, प्रतिरोधी हो गए। तीसरे
जो है वो क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन है। अब जैसे नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि ये क्षार से बने हुए होंगे, तो ये दुर्बल क्षार व उनके प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण होते हैं। ये दुर्बल क्षार से तथा उसका लवण किसके साथ, लवण प्रबल अम्ल के साथ लवण जो है उन दोनों का मिश्रण होता है ये। और इनकी जो पीएच परास होती है वो 7 से अधिक होती है। जैसे क्षार है तो क्षारों की पीएच 7 से अधिक होती है, इसलिए इनका जो परास है, पीएच का परास जो है वो 7 से अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH दुर्बल क्षार है और इसका प्रबल अम्ल के साथ बना लवण HCl के साथ, प्रबल अम्ल HCl तो HCl के साथ बना लवण हो गया NH4Cl। तो NH4OH तथा NH4Cl का जो मिश्रण है, ये मिश्रण जो है वो क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन का उदाहरण है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl। इसी तरीके से C6H5NH2 एनिलीन तथा C6H5NH2HCl, ये इसका लवण, ये भी क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन या बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये 3 प्रकार के बफर सॉल्यूशन हुए, सरल उभय प्रतिरोधी विलयन, अम्लीय उभय प्रतिरोधी तथा क्षारीय उभय प्रतिरोधी। अब इनकी मैकेनिज्म समझें कि ये जो बफर एक्शन होता है वो होता कैसे है, पीएच जो है वो चेंज क्यों नहीं होती है, थोड़ा सा अम्ल या थोड़ा सा क्षार डालने पर इनकी पीएच में परिवर्तन क्यों नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है ये उभय प्रतिरोधी क्रिया या बफर एक्शन। उभय प्रतिरोधी क्रिया समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट से बना बफर विलयन लेते हैं। इसमें निम्न साम्य होता है, ये सोडियम ये एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन होगा तो एसीटेट आयन और H+। अब चूंकि ये दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है, तो इसलिए इसका आयनन कम होगा, तो यह कम आयनित होता है। इसी तरीके से सोडियम एसीटेट का आयनन होगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अब ये अधिक आयनित होता है। ये अधिक आयनित क्यों होता है, क्योंकि ये लवण है। लवण चाहे वो दुर्बल अम्ल से बना हो, चाहे वो प्रबल अम्ल से बना हो, चाहे वो दुर्बल क्षार से बना हो, चाहे वो प्रबल क्षार से बना हो, लवण किसी से भी बना हो, लवण जो है वो पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसका आयनन मैक्सिमम होता है। इसलिए ये जो लवण है इसका आयनन तो अधिक हो गया, और ये अम्ल जो है ये दुर्बल है तो इसका आयनन कम हो रहा है। तो ये इस तरीके का इसमें साम्य। अब विलयन में हम क्या देखेंगे कि जो हमने ये जो अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन का उदाहरण लिया है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का उदाहरण लिया है, इसके मिश्रण में हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो ये एसीटेट आयन होंगे बहुतायत में, क्योंकि दोनों से प्राप्त हो रहे हैं, और H+ आयन होंगे और Na+ आयन होंगे। तो ये साम्य में ये चीजें इस विलयन के अंदर मौजूद होंगी। अब जब इसमें थोड़ी सी मात्रा में प्रबल अम्ल मिलाएंगे, है ना, तो प्रबल अम्ल अगर H+ डाल दिया तो क्या होगा, H+ डालते ही वो एसीटेट आयन यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है, और H+ आयन बहुत ज्यादा मात्रा में वो एसीटेट आयन से रिएक्शन करके क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे, है ना। तो इसमें जब थोड़ी सी मात्रा में H+ डालते हैं तो वो इन अधिक मात्रा में उपस्थित एसीटेट आयनों से क्रिया करके, और इस साम्य को जैसे ऊपर वाला जो है ना, ये साम्य विपरीत दिशा में खिसक जाता है और इसके अंदर एसिटिक एसिड बन जाता है। अब जब एसिटिक एसिड बन जाता है वो पहले से ही मौजूद है, इसलिए विलयन में विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लिखा है देखो यहाँ पे, जब इसमें थोड़ी सी मात्रा में प्रबल अम्ल H+ डालते हैं तो विलयन में आधिक्य में उपस्थित एसीटेट आयन इससे क्रिया करके कम आयनित होने वाले एसिटिक अम्ल बना देते हैं। अब जिससे पीएच में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल तो पहले से मौजूद है, इसलिए पीएच में कोई खास अंतर नहीं आता है। अब यदि इस विलयन में थोड़ी सी मात्रा में OH- आयन डालें, हमने कहा कि बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो चाहे अम्ल मिला दो चाहे क्षार मिला दो, उनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता। तो अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में OH आयन डाल देंगे, क्षार डाल देंगे,
तो OH माइनस आयन H प्लस आयनों से संयोग करके, यहां पे H प्लस आयन है, उनसे संयोग करके OH प्लस आयन तथा H प्लस आयनों से संयोग करते हैं तथा इस हेतु अब H प्लस आयन आएगा कहां से? H प्लस आयन तो एसिटिक एसिड से मिल रहा है, तो ये लिखा है इस हेतु एसिटिक एसिड टूटकर H प्लस आयन उपलब्ध कराता है, जिससे कि साम्य बना रहता है ना। तो एसिटिक एसिड और ये OH प्लस आयन से रिएक्शन करके एसीटेट आयन और वाटर। अब वाटर के बन जाने से, जल के बन जाने से पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इस अवस्था में भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो चाहे थोड़ी सी मात्रा में अम्ल डाल के देख लिया हमने, तब भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि एसिटिक एसिड बन गया। और अगर थोड़ी सी मात्रा में OH माइनस आयन डाला तो भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि OH माइनस आयन एसिटिक अम्ल के H प्लस आयन से रिएक्शन करके वाटर बना देते हैं और एसीटेट आयन बना देते हैं, इससे पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन के एग्जाम्पल से हमने बफर एक्शन को समझा दिया कि बफर विलयन में थोड़ी सी मात्रा में H प्लस या OH माइनस आयन डालने पर, अर्थात थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार NH4OH व NH4Cl से बने बफर विलयन की बफर क्रिया को भी समझाया जा सकता है। ये जैसे हमने अम्लीय बफर विलयन लिया था, इसी तरीके से क्षारीय बफर विलयन ले लें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड से बने बफर विलयन की क्रिया को भी इसी प्रकार से हम समझा सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे इन दोनों को, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा ना साम्य, ऐसे इसको इसकी अभिक्रिया लिखिए साम्य की, और फिर उसको उसमें H प्लस आयन या अम्ल या क्षार डाल के फिर उसमें क्या बनेगा, इस चीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो इसका आप खुद करके देखिए। तो बफर विलयन और उसमें जो बफर क्रिया होती है उसको हमने यहाँ पे समझाया। अब उभय प्रतिरोधी विलयन के पीएच की गणना। अब जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जो अम्लीय बफर विलयन होते हैं उनकी पीएच की रेंज, उनके पीएच का परास 7 से कम होता है। इसी प्रकार जो क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन होते हैं, क्षारीय बफर विलयन होते हैं, उनकी पीएच का परास 7 से अधिक होता है। तो अब पीएच का परास इनका नापते कैसे हैं? तो उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच की गणना, इनकी पीएच की गणना हेंडरसन हेसलबैक समीकरण द्वारा बफर विलयन की पीएच की गणना की जाती है। हेंडरसन हेसलबैक समीकरण के द्वारा, है ना। एसिटिक एसिड व एसीटेट सोडियम एसीटेट के से बने बफर विलयन के उदाहरण को लें और उस उदाहरण से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसी से इसको समझा देते हैं। इसमें निम्नलिखित साम्य होता है, उसी तरीके से वो साम्य लिख लीजिए। एसिटिक एसिड का आयनन एसीटेट आयन और H प्लस आयनों में, सोडियम एसीटेट का आयनन एसिटिक एसिड और सोडियम आयनों में। अब ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 जो एसिटिक अम्ल का जो आयनन हो रहा है, समीकरण 1 पर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लागू करने पर तो Ka लिख दिया हमने, क्योंकि अम्ल है ना, इसलिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक उत्पादों की सांद्रता बटे अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता। तो उत्पाद क्या है यहाँ पे? एसीटेट आयन और H प्लस आयन। एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू H प्लस आयन की सांद्रता अपॉन एसिटिक एसिड की सांद्रता। अब यहाँ पे इस H प्लस को तो एक साइड में लिख देते और बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे K है और यहाँ पे एसिटिक एसिड ऊपर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। अब इसमें माइनस, अपनी तरफ से हमने माइनस लगा दिया क्योंकि हम पीएच करने वाले हैं, इसको हमारा पर्पस है कि इसको पीएच में कन्वर्ट करेंगे, तो अपनी तरफ से इसमें माइनस लगा दिए। तो माइनस H प्लस आयन इज इक्वल टू माइनस Ka और ये पूरा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन।
अब इसका लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेने पर माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग के ए प्लस यहाँ पे ये लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा इंटू माइनस लॉग एसीटेट आयन अपॉन सॉरी माइनस लॉग एसिटिक एसिड अपॉन एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड अपॉन एसीटेट आयन, ये माइनस रहेगा। अब इसको अगर पलट देंगे हम, एसीटेट आयन ऊपर कर देंगे और एसिटिक अम्ल नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा अपने पास। तो ये यहाँ कर दिया है, इसको माइनस लॉग एच प्लस को अपन कह सकते हैं, क्या कहते हैं, पी एच। तो ये तो पी एच हो गया, और माइनस लॉग के को पी के, और इसको हमने उल्टा करके ये एसीटेट आयन तो लवण से मिले हैं, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। तो अब ये माइनस की जगह यहाँ पे प्लस, इसको पलट दिया है इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया है। तो सूत्र क्या हो गया, पी एच बराबर पी के प्लस लॉग लवण बटे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हेंडरसन समीकरण कहते हैं। ये समीकरण हेंडरसन समीकरण कहलाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि बफर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वो पीएच है वो हेंडरसन हेसलबेक समीकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये जो ये समीकरण, यही समीकरण कहलाता है हेंडरसन समीकरण। तो ये तो पीएच हमने नापी किसकी, ऐसे उभय प्रतिरोधी विलयन की जो अम्लीय है, अम्लीय बफर सॉल्यूशन की पीएच है। इसी तरीके से क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच इसी तरीके से निकाल सकते हैं अपन, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अम्ल का है ना, पीएच की जगह यहाँ पीओएच हमें लिखना है, पीके की जगह पीके भी लिखना है, तथा अम्ल की जगह क्षार लिखना है। तो ये जो समीकरण है पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये हेंडरसन समीकरण हो गया। किसके लिए, क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच ज्ञात करने के लिए। पीओएच का अच्छा हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, तो पीएच पता है तो पीओएच पता हो जाएगी, तो उससे इसकी पीएच भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा बफर सॉल्यूशन, है ना। तो हमने क्या क्या इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस टॉपिक में, इसी व्याख्यान में हमने पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, सरल, अम्लीय और क्षारीय। बफर सॉल्यूशन वो विलयन होते हैं जिनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता। अगर उनमें थोड़ी सी मात्रा में, चाहे उनकी में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल डाल दें या क्षार डाल दें, तो उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल उभय प्रतिरोधी, सरल सिंपल बफर सॉल्यूशंस, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। फिर हमने उनकी मैकेनिज्म देखी कि बफर एक्शन होता कैसे है। थोड़ी सी एसिड जिसके लिए हमने ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिया, और फिर हमने देखा कि उसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी पीएच कैसे ज्ञात करती हैं, है ना। तो इनको पीएच ज्ञात करने के लिए हम हेंडरसन समीकरण से इनकी पीएच ज्ञात करते हैं, और उसको ज्ञात करना बहुत आसान है। जो अम्ल का जो वियोजन है, इस वियोजन पे हम ये साम्य पे हम जो है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम प्रयोग करके और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पीएच और पीएच में, है ना। और उसके लिए हमें ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, H प्लस एक साइड में लेके इसकी कंसंट्रेशन, फिर इसको माइनस, और फिर लास्ट में इसका लॉग ले लेते हैं। तो माइनस लॉग H को पीएच लिख देते हैं, माइनस लॉग K को पीके
और इस तरीके से ये हमें एंडरसन समीकरण मिल जाता है, pH इजिकल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसी तरीके से हम जो क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसके लिए भी समीकरण लिख लेते हैं, POH इजिकल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। थैंक यू।